एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 9th क्लास है और 9th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और हम इस पे बात करेंगे भारत में खाद्य सुरक्षा की। जैसा आपको पता है ये चैप्टर जो है हमारे इकोनॉमिक्स का बुक में अंतिम चैप्टर है और इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से गौर करके देख रहे हैं क्योंकि खाद्य सुरक्षा भारत में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर रही है आजादी के बाद से लेकर वर्तमान समय तक। और क्या हम केवल उस खाद्य सुरक्षा की बात करें, केवल 2 वक्त की रोटी ही खाद्य सुरक्षा है या फिर कुछ और? इस विषय में हम लोग अपनी चर्चा भी करेंगे और इन सारी चर्चाओं का जो आपका क्रम है हम उस पर बात भी करते रहेंगे। क्लियर है? तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। जो हमने कल पढ़ा है एक बार हम थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने अवलोकन के विषय में पढ़ा था, ठीक है। अवलोकन क्या है इसके विषय में हम लोग आपका देख रहे थे। अवलोकन क्या है? अवलोकन के विषय पढ़ा कि हम कैसी खाद्य सुरक्षा की बात कर रहे थे और हम किसको कहेंगे कि कोई खाद्य सुरक्षित है, आखिर में लोगों तक पहुंच, उस तक सामर्थ्य हो और कैसे उत्पादन हो, इन सभी पर हम लोग आपकी बात कर रहे थे। फिर हमने इसके अंतर्गत जो आपका देखा था, जो हमारा आपका टॉपिक था, इसमें हमने देखा कि खाद्य सुरक्षा क्या है और फूड सिक्योरिटी आप किसको कहेंगे, आखिर में फूड सिक्योर है क्या, इसके विषय में हम लोग भी इसमें देख रहे थे। और खाद्य सुरक्षा क्यों चाहिए हमें अगर हम इसकी बात करें, तो ये सारे मुद्दे थे जिन पर हमने गौर किया। अच्छा, मैं आपसे पूछ लूं कि हमको फूड सिक्योरिटी क्यों चाहिए, हम मुझे बताइए क्यों चाहिए हमको फूड सिक्योरिटी, क्या जरूरत है हमें फूड सिक्योरिटी अगर मैं पूछूं तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि खाद्य सुरक्षा जो है कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अकाल, भूकंप और ना जाने कैसी ऐसी प्राकृतिक आपदाओं में हमारे लिए जहां पर पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त है, उस क्षेत्र को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए हमारे पास फूड सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी आपदा के समय अगर कोई चीज होती है तो कैसे ये सारी चीजें आपके प्रभावित होती हैं, आप इनको गौर कर सकते हैं, आप इन पे गौर करके आप इनको पढ़ सकते हैं, आप इनको गौर करके अच्छे से देख भी सकते हैं कि कैसे भूकंप, भुखमरी, बाढ़ आपदा के समय में ये सारी चीजें हमारे सामने हमको देखने के लिए मिलती हैं। ऐसे ही हमने जिक्र किया था 1943 का जो आपके बंगाल में जो आया अकाल था और इस अकाल ने एक बहुत बड़े मार्क्स लेवल पर लोगों की मृत्यु हुई थी। लगभग इस अकाल में 30 लाख लोग मरे, जिसको हमने पूरा इसके विषय में पढ़ा। क्लियर है? और हमारी सरकार ने कोशिश की कि बंगाल जैसा पुनः अकाल कभी भारत में नहीं पड़ा है और न ही उसको पड़ने देंगे। देखिए, हम अकाल को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ हम उसके निवारण के तरीकों को जरूर रोक सकते हैं। जिन चीजों से फसल की हानि होती, हम उतना स्टॉक अपने पास सुरक्षित रख लें ताकि हमको इस प्रकार की भविष्य में कोई दिक्कत ना हो और हम उसको देख सकें। तो हम ऐसी कोशिश में आपका लगे हुए हैं। क्लियर है? तो हम देखिए, हम कल जो था बच्चों, हम यहां तक अपना अंतिम कर चुके थे कि केवल खाद्यान्न का मतलब ये नहीं कि हम 2 वक्त की रोटी उनको प्राप्त करें, बल्कि हमको क्वालिटी वाला जो फूड है वो हमको प्रोवाइड कराना है। उस क्वालिटी वाले फूड के अंदर हम लोग पोषक की बात कर रहे थे, आपका पोषण की बात कर रहे थे कि भारत में ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनमें आपका खून की कमी है, कितने ऐसे बच्चे हैं जो आपके शिकार हैं कुपोषण के, कितनी ऐसी महिला हैं जो आपका कुपोषण का शिकार है। बताइए, अगर किसी देश की जनता अगर कुपोषित है तो मान लीजिए कि वहां की जनता आपका कार्यशील नहीं होने वाली। कार्यशील जनता के लिए या फिर वहां की जनसंख्या के लिए लोगों का पोषण होना बहुत जरूरी है और वो पोषण केवल आप सिंपल 2 वक्त की रोटी से नहीं आ सकता, बल्कि पर्याप्त जो आपका न्यूट्रिशन है, जो आपको पोषण चाहिए, उससे ही होगा। क्लियर है? ये सारे रिपोर्ट्स को आप लोग देख भी चुके हैं और पहले भी मैं कल समझाया हूं। अब देखिए, इसमें थोड़ा हम लोग आपका समझने का प्रयास करेंगे। देश के कुछ क्षेत्र जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार एवं पारिवारिक सर्वेक्षण यानी कि NHFS 1998-99 के अनुसार भारत में ऐसी महिला और बच्चों की संख्या 11 करोड़ है। अब देखिए, एक सर्वे किया गया, उस सर्वे में भारत की महिला और बच्चों को हमने काउंट किया। क्या था सर्वे?
राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार आपका सर्वेक्षण हुआ। और ये आंकड़ा कब का है बच्चों, आपको पता होना चाहिए, इस वर्ष का ये आंकड़ा है। और ये कह रहे हैं कि इस वर्ष के अनुसार अगर हम लोग बात कर लें तो इस वर्ष के अनुसार आपको पता चलेगा कि देश में 11 करोड़ ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें आपका फीमेल और बच्चे जो हैं आपके शामिल हैं, जिनमें आपको दिखाई देगा कि 11 करोड़ लोग आपका कुपोषण से प्रभावित है। यानी कि देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो आपका कुपोषण से आपका प्रभावित है। ठीक है, ये आपको समझ आएगा। आगे देखिए, अधिक गरीबी है, आदिवासी और सुदूर क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं को बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि में खाद्यान्न की दृष्टि से असुरक्षा लोगों की संख्या का अनुपातिक रूप में बहुत अधिक है। अब देखिए, जो भी आदिवासी लोग हैं, आदिवासी मतलब है जो लोग आपका जंगल में निवास करते हैं, जिनका मूलतः जो अपना जीवन पर्यंत है वो कहाँ है, आपका जंगल से ही। ऐसे लोग, सुदूर लोग जो आपके बहुत दूर रहते हैं क्षेत्रों से, शहरों से, जिनकी निकटता नहीं है, बहुत दूरी पर रहते हैं, या फिर जहां पर प्राकृतिक आपदाओं का बार बार चीजें प्रभावित होती हैं, चाहे आपका कोस्टल एरिया हो, कहीं भी आपका सूखा पड़ता हो, ऐसे क्षेत्र को अगर आप लोग देखोगे तो ये क्षेत्र वो हैं जो आपको खाद्य असुरक्षा की दृष्टि से आपको सर्वाधिक आपको दिखाई देंगे। ठीक है, वास्तव में उत्तर प्रदेश, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्से, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या सर्वाधिक है। अब कह रहे अगर हम लोग इसकी रियलिटी को देखें तो रियलिटी हमको दिखाई देगी कि थोड़ा सा जो है उत्तर प्रदेश के अलावा पूर्व और दक्षिणी पूर्व के हिस्से, जैसे आपका बिहार हुआ, झारखंड हुआ, उड़ीसा हुआ, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भाग, यानी कि जो आपका विदर्भ वाला जो आपका रीजन है, अगर हम ये रीजनों को देखें तो हमको साफ समझ आएगा कि इन राज्यों में फूड सिक्योरिटी नहीं है। आज भी जितना हमको पर्याप्त खाना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कुछ प्राकृतिक आपदाओं का चैलेंज है, तो आपका गरीबी जो है वो आपका राष्ट्रीय अनुमान से ज्यादा है। क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा था, क्लियर है, कि गरीबी एक समस्या है, तो उस समस्या में हम लोग पढ़ रहे थे कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर गरीबी का जो नंबर आपको दिखाई देगा। देखिए, झारखंड है, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ आपको दिखाई देगा कि यहाँ क्या है, गरीबी का जो एक मानक है, स्टैंडर्ड मानक जो हमारी भारत सरकार ने बनाया है कि हम लोग इतने स्तर से गरीबी को ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, उस मानक से भी बहुत ज्यादा है। और हमने उन कारणों को भी पढ़ा है कि क्या कारण है कि यहाँ आज भी गरीबी आपका बरकरार है, जबकि केरल, पंजाब और कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में बहुत अधिक स्तर पर आपका गरीबी को आपका कम किया गया और वहां की सरकार आपकी सफल हुई है। ये सारी चीजें हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, भुखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों को इंगित करने का दूसरा पहलू है। कह रहे कि जो लोग हैं उनको इंगित करने का दूसरा तरीका है कि कैसे वो आपके फूड सिक्योर नहीं है। ठीक है, दूसरा पहलू है भुखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्त मात्रा नहीं है, यह गरीबी लाती है। इस तरह खाद्यान्न की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान में भुखमरी समाप्त हो जाती है। अगर आप लोग फूड सिक्योर हो जाएंगे तो जो समस्या आपकी बनी हुई है वो क्या होगा, इस दृष्टि से आपका सिक्योरिटी आप लोगों के पास फील हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। और भविष्य में भुखमरी का खतरा कम हो जाता है। और कहने जो फ्यूचर में हम लोग बात करते हैं कि भुखमरी जो होगी उसका जो एक खतरा, जो आशंका बनी हुई है, हम उस पर समाप्ति की ओर बढ़ जाते हैं, यानी कि वो कम हो रहा है। भुखमरी के दीर्घकालीन और मौसमिक आयाम है। दीर्घकालिक का मतलब है कि लॉन्ग टर्म तक हमको दिखाई देगी। मौसमिक का मतलब है किसी एक बेस मौसम में कुछ समय के लिए आती है, 2, 4, 6 महीने के लिए। तो ऐसी कंडीशन भी हमको मिल सकती है। अब देखिए, दीर्घ भुखमरी की मात्रा एवं या गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण से होता है। अब कह रहे हैं अगर लॉन्ग टर्म तक आपकी भुखमरी है तो उसका क्या मतलब है कि जो उसकी जो मात्रा है और जो उसकी क्वालिटी है उसके बेस पर ये सारी चीजें आपका डिसाइड होती है, आपको पता होना चाहिए। गरीब लोग अपने अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए
खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के कारण दीर्घकालीन भुखमरियों से ग्रस्त है। कैसे हैं? दीर्घकालीन जो आपकी भुखमरी है, इन सब चीजों से वो आपके ग्रस्त है। मौसमी भुखमरी एक फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंधित है। क्या है? फसल काटने और जो उसका चक्र है उस साइकिल से आपका संबंधित है ये लोग। ठीक है, आपको विशेष ध्यान देना है। यह ग्रामीण क्षेत्र की दृष्टि क्रियाओं में मौसम प्रकृति के कारण, नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। जैसे बारात के मौसम में अनियमित निर्माण श्रमिकों को कम काम रहता है। अब देखिए, जब आपका बरसात का मौसम होता है तो उस मौसम में जो लोग आपके काम करने वाले हैं उनमें क्या होता है, उस मौसम में रोजगार उनको पर्याप्त नहीं मिलता, क्योंकि जितने भी लोग आपका धाड़ी वेर जो आपकी मजदूरी है, जो आपका श्रम आपका लेबर करते हैं, कहीं आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपका राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं, सीमेंट ईंट ढोने का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को आपको पता होना चाहिए कि जब बरसात का मौसम होता है तो उस समय काम नहीं चलता है। और अगर काम नहीं चलता तो इस समय क्या होती है, आपको समस्या दिखाई देती है। और वो समस्या क्या है बच्चों? वो समस्या सबसे पहले हमारे सामने हमको जो है वो आपका देखने के लिए मिल जाती है कि लोग उस समय बेरोजगार अधिक होते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में लोग अपना काम को रोक देते हैं, जिससे एक मौसमिक बेरोजगारी हमको दिखाई देती है। लॉन्ग टर्म में तो आप पढ़ चुके हैं कि मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर होती है, जबकि मौसमिक को आप लोग देख रहे हैं। इस तरह की भुखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में असक्षम हो, और वो भी कंडीशन तब हो जाएगी उसको पूरे वर्ष कोई काम ही नहीं मिला। ठीक, सारणी 4.2 में दिखाया गया है कि भारत में मौसमी के साथ साथ दीर्घकालीन भुखमरी के प्रतिशत में भी गिरावट आई है। कह रहे जिस तरह से आपका मौसमी जो आपका भुखमरी थी उसमें गिरावट आई है, उसके साथ जो आपका लॉन्ग टर्म की जो आपकी भुखमरी बनी हुई है उसमें भी आपकी गरीबी जो है वो आपको दिखाई देगी, उसमें भी आपका जो गिरावट है वो आपको नजर आएगी। तो एक बार जितना मैंने पढ़ाया आप इसको पढ़ लीजिए, आप इसको नजर कर लीजिए। कोई आपका प्रश्न बनता है मुझसे पूछिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई आपका डाउट है या कुछ चीज पूछनी है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, तो अभी जितना हमने पढ़ा या पीछे कोई पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपने प्रश्न को, आप अपनी क्वेरी को मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए एक बार देख लीजिए आप, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देख लिया बच्चों? साथ साथ में जो पिछली चीजें है ना, ये आपका क्वेश्चन के रूप में आपको मिल सकती है। भारत असुरक्षित कौन है? दूसरा ये पूछ सकता है खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या है, भारत में खाद्य सुरक्षा ही क्यों है, किस तरह आपदा आपका खाद्य सुरक्षा को आपका प्रभावित करती हैं, और प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं, या प्राकृतिक चीजें किस तरह से खाद्य भुखमरी को प्रभावित करती हैं। ठीक है, ये सारी चीजों को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। चलिए, कोई बच्चा ऐसा है जो चैप्टर को आपके खड़ा होकर पढ़ना चाहता है अपनी क्लास से? कोई भी बच्चा? बच्चों किसी भी स्कूल का कोई भी बच्चा अगर अपनी कक्षा से माइक लेकर चैप्टर को पढ़ना चाहता है तो आप पढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर हम लोग इससे आगे थोड़ा सा हम लोग बात करें, हमें समझ आएगा कारण दीर्घकालिक भुखमरी से ग्रस्त होता है। अब कह रहे जो उसके रीजन है थोड़ा उन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो आपके लॉन्ग टर्म वाले हैं, कि मौसमी भुखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंधित है। अब देखिए किससे संबंधित है? फसल को उपजाने और फसल को काटने से संबंधित हमको दिखाई देगा। यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। अगर आपको गांव में देखने के लिए मिले कि गांव में आपका कैसे गरीबी है, तो सिंपल सा मतलब है कि जो आपके कृषि कार्य हैं वहां पर ये हमको दिखाई दे जाएगी। ठीक है, अब किसी ने फसल बोई है तब वो मजदूर लेगा, और जब उसको काटेगा तब मजदूर लेगा, जब उसकी फसल कट जाएगी बीच में उसको काम नहीं होगा तो वो श्रम को क्यों देगा, वो लेबर वो काम करने वालों को अपने पास क्यों रखेगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो लोग केवल आपका हमारे कृषि कार्य श्रम पर निर्भर होते हैं
उनके लिए आपकी समस्या जो है पैदा हो जाती है और उनके लिए ये समस्या आपका दिखाई देने लगती है। ठीक है, इस पर ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए शहर में बात करें तो जो आपकी शहर की समस्या है, शहर में भी कुछ इस प्रकार ही है कि शहर में क्या मिलता है, आपका नियमित रूप से जितना उनको काम मिलना चाहिए वो नियमित रूप से आपका काम जो है बच्चों उनको नहीं मिलता है। और जब शहर में नियमित रूप से काम नहीं मिलेगा तो जो लोग आपका केवल लेबर आधारित आपका श्रम करते हैं उनको क्या होगी, बहुत बड़ी समस्या होगी और उनमें जो है बेरोजगारी की स्थिति बनेगी। अगर बेरोजगारी की स्थिति बनेगी तो अपने लिए जो उनको पर्याप्त खाद्यान्न की आवश्यकता होगी वो उसको नहीं ले पाएंगे। सिंपली हम यही समझ रहे हैं। जैसे बरसात के मौसम में क्या नहीं मिलता आपको, निर्माण कार्य का जो काम है वो क्या होता है बच्चों, बहुत कम हो जाता है। मान लीजिए कोई बिल्डिंग वगैरह बन रही है, किसी का घर बन रहा है, वो आपका बरसात में थोड़ा सा काम स्लो हो जाता है। इस तरह की भुखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में असक्षम हो। मान लीजिए आपका किसी व्यक्ति को पूरे वर्ष काम ही नहीं मिला तो वो असक्षम हो गया, तो मान लीजिए वो क्या हो गया, आपका भुखमरी के आपके कगार पर वो खड़ा हो चुका है। क्लियर है, ये आपको थोड़ा इसमें ध्यान रखना है। अब हमको सारणी 4.2 को देखिएगा जिसमें भारत में मौसमी और साथ ही दीर्घकालीन भुखमरी के प्रतिशत में गिरावट आपको नजर आएगी। आइए मैं आपको दिखाता हूं, फिलहाल इसको पढ़िए। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई है आप मुझसे तो भी पूछिए। हम सारणी की बात करेंगे। ये देखिए, ये है आपकी सारणी, इसी की हम लोग बहुत देर से बात कर रहे थे। इस सारणी पर थोड़ा सा आप लोग गौर कर लीजिए। इस सारणी को आप देखेंगे, ये लिखे हैं वर्ष, ये मौसमी के प्रकार आपकी मौसमी, दीर्घकालीन और यहाँ आपका टोटल कर कर आपको बताया गया है। 1983, 93, 94, 99, 2000, ये आपका ग्रामीण क्षेत्र का डाटा दिया है और यहाँ शहरी। अगर मैं बात करूं 83 की तो 16.2 दिखाई देगा, शहर में आपका 2.3 दिखाई देगा। दोनों को ऐड करोगे तो आपका नंबर मिलेगा आपको 18.5, यानी कि 18.5% गरीबी रही आपका इस समय जो भुखमरी बनी रही, ऐसा मान लीजिए। और अगर मैं इसकी बात करूं 1999 और 2000 की तो देखिए कितना नंबर गिर गया, 2.6, और दीर्घकालिक में आप देखेंगे 0.7 यानी कि 3.3, यानी कि मौसमी बेरोजगारी ज्यादा रही, दीर्घकालीन आपकी कम थी, और दोनों का अगर जोड़ दिया जाए तो भुखमरी बनेगी आपके 3%। इसी तरह से शहरी की स्थिति का आप लोग देखेंगे आपके 1983 में तो 5.6 क्या थी आपकी, मौसमी थी। जो लोग आप किसी खास मौसम में 2-3 महीने के लिए बेरोजगार हो जाते हैं, उनको आपके पर्याप्त चीजें नहीं मिलती, उनके विषय में बात कर रहे हैं। और अगर दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म तक जो आपका भुखमरी बनी रहती है उसमें 0.8% यानी कि टोटल मिलाकर 6.4% दोनों को ऐड कर कर बनता है। और यही स्थिति आगे देखिए आपका 93, 94 में, ध्यान दीजिए, इन पर गौर करिए। देख लिया, चलिए अब देखिए लास्ट वाला जो ईयर है आप थोड़ा इस पर गौर करिए। मैं एक बार इसको पूरा क्लीन कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे और आप इसको समझ भी पाए कि क्या स्थिति है। देखिए यहां स्थिति देखिए भुखमरी 0.6%, 0.3%। अब ये मौसमी है, कैसी है आपकी मौसमी, और ये क्या है दीर्घकालीन। दोनों को देखिए, यानी कि एक गरीबी जो है जो आपके किसी जो विशेष मौसम में दिखाई देगी, एक है जो आपके लॉन्ग टर्म से बनी आ रही, किसी व्यक्ति को वर्ष भर काम नहीं मिला है। तो टोटल अगर आप लोग रेट देखोगे तो 0.9% यानी कि लगभग 1% के बराबर है। क्लियर है, ये कब की स्थिति है, 1999 और 2000 की। वर्तमान में देखोगे तो उसका नंबर में और भी गिरावट आपको देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
इन सब चीजों पर। क्लियर है? अब देखिए, स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता हक का लक्ष्य है। अब हमको देखना है कि जो खाद्यान्न है उनमें हम लोग किस तरह से आपकी निर्भरता का हम लोग बात कर रहे हैं। देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी उपाय किए। आप कह रहे हैं कि जो भारत में आपके नीति निर्माता थे, यानी कि जो भी आपका पॉलिसी बना रहे थे स्वतंत्रता के पश्चात, उनकी ये कंडीशन थी कि कम से कम हम लोग क्या हो सके, खाने में आत्मनिर्भर हो सके, यानी कि हमारे लोगों को पर्याप्त जो भोजन है वो आपका प्राप्त हो। इस तरह की हम लोग बात कर रहे थे। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, मैं थोड़ा सा एक बार इसी सारणी के साथ हम लोग चीजों को शुरू करते हैं। चलिए, अब मुझे बताइए, एक बच्चा कोई भी खड़ा हो स्कूल से और चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करें। ये ऐसी बुग्गा वाला बच्चे माइक लें आप और चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करिए। आप यहाँ से। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। जो भी बच्चा पढ़ रहा है आप कैमरे के सामने आइए ताकि आपको सब स्कूल देख सके। पढ़िए। स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी उपाय किए। भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई, जिसकी परिणति हरित क्रांति में हुई, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी कर कृषि के श्रमिक में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज किया। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में इस सफलता की पुनरावृत्ति हुई। बहरहाल अनाज की उपज में वृद्धि समानुपातिक नहीं थी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक थी, जो कि सर्वाधिक वृद्धि हुई, जो कि 44.1 और 30.21 करोड़ टन क्रमशः 2015 से 16 में है। वर्ष सन 2015 से 16 में कुल अनाजों का उत्पादन 252.22 करोड़ टन है। वर्ष सन 2016 से 17 में कुल अनाजों का उत्पादन 275.68 करोड़ टन है। गेहूं के उत्पादनों में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो कि 26.87 और 17.69 करोड़ टन क्रमशः सन 2015 से 16 में है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन उल्लेखनीय वृद्धि, जो कि 15.75 एवं 12.51 करोड़ टन क्रमशः सन 2015 से 16 में है। बहुत अच्छे। बैठ जाइए बच्चों। फिर नंबर लगाऊंगा आपका भी, और बच्ची कोई पढ़ेगी। पहले मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। जहां खड़े हैं आप बैठ जाइए पास। देखिए, ध्यान दीजिए, स्वतंत्रता के बाद हमारा क्या लक्ष्य बना कि हम लोग कुछ भी हों, एटलीस्ट हम लोग खाद्यान्न निर्भर तो हो जाएं। यानी कि कम से कम ये तो हमारे पास रहे कि हमारे पास खाने के लिए आपकी पर्याप्त चीजें हैं। ये नीचे वाला स्कूल कौन सा सर? ये ऐसी सुनसी। बच्चों आपको सब देख रहे हैं, आप दोनों जो बच्चे लड़ रहे हो आपको सारे स्कूल देख रहे हैं। आराम से बैठिए। तो हम लोग कम से कम क्या हो जाए, खाद्य सुरक्षा हो जाए। क्योंकि आजादी के बाद हमारे सामने सबसे पहली जो अगर कोई आपका चुनौती बनी हुई थी, यही थी कि हम अपनी जनता को खाना कैसे खिलाएं। और इसी के लिए आप देखेंगे तत्कालीन प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा गांधी ने क्या करा, गेहूं के लिए गेहूं क्रांति के शीर्षक के नाम से डाक टिकट जारी कर दिया। लेकिन उससे पहले देखिए हमने कौन सी रणनीति अपनाई। हम लोग सबसे पहले कहां गए, हरित क्रांति पर हमने अपना विशेष ध्यान दिया। और हरित क्रांति ने क्या कर दिया, गेहूं और चावल का उत्पादन में आपका वृद्धि करी। देखिए, हरित क्रांति से जो आप देखेंगे कुछ ही ऐसे राज्य हैं जो आपके लाभान्वित हुए। संपूर्ण भारत में हरित क्रांति का लाभ प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन कुछ ऐसे राज्य थे जहां पर हरित क्रांति का बहुत अमूलचूल आपको परिवर्तन जो है आपको दिखाई देगा। लेकिन उसमें भी अगर हम फसलों की बात करें तो गेहूं और चावल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हुआ। क्लियर है? गेहूं और चावल का जो उत्पादन था सर्वाधिक हुआ।
अब देखिए, कम से कम खाद्यान्न के लिए हम अपनी सुरक्षा की तरफ आगे बढ़ रहे थे। अब इसमें अगर आप देखोगे, सबसे पहले अनाज के उपज में वृद्धि समानुपातिक नहीं थी, कि एक जैसी वृद्धि नहीं थी, अलग अलग वृद्धि थी। अब कैसे? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई, यानी कि आप गेहूं के मामले में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सबसे ऊपर गए। उस समय की स्थिति को बताया है कि 44.01 और 30 आपका 21, यानी कि गेहूं चावल का आपको साफ अंतर दिखाई देगा दोनों के वेरिएशन में, कि इतने करोड़ टन हुआ। ऐसे मान लीजिए एक 44 हुआ, एक 30 हुआ, तो अंतर आपको दिखाई दे दोनों के नंबर्स में। अगर हम 15-16 की बात करें तो आपको दिखाई देगा 252 पॉइंट आपका 22 करोड़ टन। और इसी तरह से अगले साल, तो हर साल क्या हुआ आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि गेहूं में आपका मध्य प्रदेश और यूपी आगे रहे। अगर हम चावल की बात करें तो चावल में कौन जाएगा? आपका वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश का उल्लेखनीय आपको दर्ज मिलेगा कि ये लोग सबसे अच्छा उत्पादन कर पाए। कहां कहां? वेस्ट बंगाल और यूपी, ये आपके चावल में अच्छे रहे। जबकि आप देखेंगे मध्य प्रदेश को अगर देखें और यूपी को, ये दो राज्य ऐसे रहे जो आपका गेहूं के उत्पादन में अच्छी इन्होंने आपकी बढ़त बनाई। क्लियर है? सब राज्यों में समान नहीं था, सब राज्यों में वेरिएशन क्या था? अलग अलग। इसके चीजें में आपको समझ आएगा कि ऐसा क्या कारण था कि यूपी और मध्य प्रदेश में गेहूं अच्छा हो रहा था और राज्यों में क्यों उसका लाभ नहीं मिला, इसको भी पढ़ेंगे। और ऐसा क्या कारण था कि चावल आपका वेस्ट बंगाल में अच्छा हो रहा था, इन सभी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ध्यान देंगे आपका भारत में खाद्य सुरक्षा के विषय पर। क्लियर है? चलिए, कोई और बच्ची खड़ी हो, जेआईसी बुग्गा वाला, कोई भी और बच्चा खड़ा हो जो आपका पढ़ सकता है। जी, जेआईसी बुग्गा वाला, बहुत अच्छे, माइक ले लीजिए। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। आपका नाम क्या है बच्चे? सर सालू। सालू। चलिए सालू, ठीक है बेटे सालू, आप पढ़ना प्रारंभ करें। भारत में खाद्य सुरक्षा। 70 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम में विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा है। देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में खराब मौसम स्थितियों के बावजूद अथवा किसी अन्य कारण से अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई। इस व्यवस्था के दो घटक हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि आपका बफर स्टॉक क्या होता है। पढ़िए बच्चे, बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। आगे। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसान से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? पढ़िए। ऐसा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। यह खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करती है। सार्वजनिक बहुत अच्छे, वितरण प्रणाली। बैठ जाइए, बस बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे थे इसमें थोड़ा सा आपका भारत में खाद्य सुरक्षा। 70 के दशक का मतलब है 1970 के दशक के आपके प्रारंभ में, उससे पहले हरित क्रांति आने के बाद कैसी स्थिति थी उसके विषय में। अब देखिए,
सबसे पहले दो घटक हैं जिनके माध्यम से हम लोग ये चीजें करते हैं। तो हम पहला पढ़ रहे थे बफर स्टॉक, और बफर स्टॉक को हमने पढ़ा कि भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, क्या करती है, सभी गेहूं अनाज को दूसरे राज्य से खरीदती है एक न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, यानी कि कम से कम हम आपको इतनी कीमत देंगे और उस कीमत को वहां कीमत पर गेहूं खरीद कर या चावल खरीद कर अपने भंडार में आपका इकट्ठा करती है, और ताकि लोगों को ये भंडार बहुत सस्ते रेट में लोग जो आपके गरीब व्यक्ति हैं उनको प्रोवाइड आपका कर सकें। देखिए चैप्टर अभी बहुत बचा हुआ है, मुझे बहुत कुछ समझाना है बफर स्टॉक में, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, अगली कक्षाएं हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जेएससी बुग्गा वाले के लिए थैंक्स है, स्पेशली बच्चों ने पढ़ा, और मेरी तरफ से एक बार तालियां भी। और बच्चों आप कल इस तरह से पढ़िए, मैं कल और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।